हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी। आप ही की डिमांड के अनुसार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ राजस्थान की ज्योग्राफी। पिछले टॉपिक में आपने डिमांड रखी थी कमेंट बॉक्स में कि हमें राजस्थान का भूगोल पढ़ाया जाए, तो आज हम राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है राजस्थान का परिचय, यानी कि राजस्थान का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करेंगे नामकरण से। नामकरण यानी कि राजस्थान के जो नाम है वो प्राचीन काल में कब कब अस्तित्व में आए थे और किन किन नामों से प्राचीन काल में इस क्षेत्र को पुकारा जाता था, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको मैप आना जरूरी है। मैप की प्रैक्टिस आप जरूर करें, और अगर आपके पास राजस्थान का मैप है तो आप उस मैप में जिलों को भरने की कोशिश करें। अगर मैप नहीं है तो आप मैप हाथ से बनाएं। हाथ से बनाकर जो है इस प्रकार से आप उसमें जिले भरें कि कौन सा जिला कहाँ पर है, ताकि जब हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बार बार इस प्रकार से जिलों का हम जिक्र करेंगे, और जिलों का जब जिक्र करेंगे और बहुत सारी चीज़ें मैप के ऊपर आधारित होगी, तो आपका मैप जो है बेसिक आपको आना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसके ऊपर हम बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे, और हम पूरी ज्योग्राफी जो है इसी प्रकार से डायग्राम और मैप से पढ़ेंगे, तभी हमारे दिमाग में ये पूरी फिट हो जाएगी और कभी आप भूलेंगे भी नहीं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान का नामकरण। जब हम बात करते हैं राजस्थान के नामकरण की, तो हम प्राचीन काल में बात कर सकते हैं कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। यहां पर ऋग्वेद में इसे ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मावर्त या पवित्र क्षेत्र, यानी कि आर्यों का ये पवित्र क्षेत्र था, और आर्यों की सबसे पवित्र नदी इसी स्थान से गुजरती थी जिसका नाम था सरस्वती। सरस्वती नदी, और जिसको आजकल हम घग्गर नदी कहते हैं, तो वो आर्यों की पवित्र नदी हुआ करती थी, और इसीलिए इस क्षेत्र का नाम ब्रह्मावर्त पड़ा। तो ऋग्वेदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मावर्त नाम से जाना जाता था। तो यहां पर आता है कि रामायण काल में इसको किस नाम से जाना जाता था, तो रामायण काल में इसे मरुकांतर कहा जाता था। मरुकांतर, मरु का मतलब है रेगिस्तान, दूर दूर तक फैले रेगिस्तान, और उसका क्षेत्र मरुकांतर कहलाया। तो रामायण काल में इस पूरे एरिया को मरुकांतर नाम से जाना जाता था। तो उसके बाद में आता है कि मुगल काल में इसको किस नाम से जाना जाता था, तो मुगलों ने इस क्षेत्र को राजपूत कहा, और राजपूतों का शासन होने के कारण इसको प्लूरल में राजपूता, मुगल इसे राजपूता कहा करते थे। तो मुगल काल में राजस्थान को राजपूता कहा गया। उसके बाद में ब्रिटिश काल में इसका नाम पड़ा राजपूताना। तो ब्रिटिश काल में इस राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना गया। अगर हम प्राचीनतम एक शिलालेख की बात करें, तो शिलालेख का नाम आता है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिला है, और यह शिलालेख 625 ईसा पूर्व का है। यहां पर इस शिलालेख में हम कह सकते हैं सिरोही में प्राप्त हुआ है, और सिरोही में एक मंदिर है। अच्छा, सिरोही का एक क्षेत्र है बसंतगढ़, सिरोही में पड़ता है, और वहां पर एक मंदिर है खींवल माता का मंदिर। खींवल माता जो मंदिर है, उस मंदिर के अंदर यह शिलालेख मिला है, जिसे कहते हैं बसंतगढ़ शिलालेख। और इस शिलालेख में बहुत ही पुराना राजस्थान का नाम मिलता है, और यह संस्कृत भाषा का शिलालेख है, जिसमें लिखा है राजस्थान न्यायादित्य। तो यहां पर देखो, ये संस्कृत भाषा में यहां लंबा नाम लिखा हुआ है राजस्थान न्यायादित्य, तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान नाम जो है यहां पर हमें मिलता है। अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहां मिलता है,
तो हम यह कह सकते हैं कि सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। हालांकि अलग से राजस्थान नहीं लिखा है, राजस्थान न्यायादित्य लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर राजस्थान छिपा हुआ है। इस प्रकार से यह शिलालेख हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड ने भी, और उसके साथ साथ यहां कुछ अंग्रेजों ने, जैसे जॉर्ज थॉमस का नाम यहां पर आता है, जॉर्ज थॉमस ने अंग्रेजों के लिए सबसे पहले इस क्षेत्र को राजपुताना के नाम से संबोधित किया था। अच्छा, जॉर्ज थॉमस जो व्यक्ति है ये आयरलैंड का मूल निवासी है। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ये सब यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। जब हम कहते हैं यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, उसमें इंग्लैंड भी आता है, आयरलैंड भी आता है और स्कॉटलैंड भी आता है। तो ये ब्रिटेन का ही पार्ट था आयरलैंड, और इस आयरलैंड का था जॉर्ज थॉमस, जो ग्वालियर का पॉलिटिकल एजेंट था। इसने एक पुस्तक लिखी, इसकी एक पुस्तक है मिलिट्री मेमोयर ऑफ द जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है। कौन सा शब्द है वो? राजपुताना। इस पुस्तक में राजपुताना शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जॉर्ज थॉमस ने पहली बार राजपुताना शब्द का इस्तेमाल किया है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर कर्नल जेम्स टॉड की हम बात करते हैं। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं, या इसे हम कह सकते हैं कर्नल टॉड या कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड मूलतः स्कॉटलैंड का निवासी था, स्कॉटलैंड। और कर्नल जेम्स टॉड जो है 1818 से लेकर 1822 तक राजपुताना का यानी कि पश्चिमी क्षेत्र का, पश्चिमी भारत का पॉलिटिकल एजेंट था। और ये मेवाड़ में आया था। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट ये रहा था 1820 से 22 तक। कर्नल जेम्स टॉड को इतिहास लिखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इतिहास में इतनी ज्यादा रुचि थी कि कई प्रकार के इसने ताम्रपत्र लेख, शिलालेखों का संग्रहण किया। यानी कि राजस्थान के कई क्षेत्रों का उसने घोड़े पर भ्रमण किया, इसलिए घोड़े वाले बाबा के नाम से भी राजस्थान में ये काफी फेमस हुए। आपको पता होगा जब कर्नल जेम्स टॉड यहां से गए थे 1822 में, तो बहुत सारे ताम्रपत्र लेख और शिलालेख लेकर चले गए थे इंग्लैंड, और उसी में एक शिलालेख था मानमोरी शिलालेख। और जहाज में बहुत ज्यादा वजन होने के कारण वहां जहाज वालों ने कहा, सर आप ये बड़ा सा पत्थर लेकर आए हो और इसके कारण जहाज का वजन बहुत ज्यादा है और अनबैलेंस हो रहा है और इसको यहां से हटाना पड़ेगा। ये टॉड ने कहा कि ये इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी सूचनाएं छिपी हुई है, इसको कैसे हटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसको हटाओ, इसका फोटो खींच लो ना। अरे फोटो कहाँ से खींचे, मोबाइल नहीं है। अरे मोबाइल नहीं तो लिख लो, हाथ से पेन से लिख लो, और इस पत्थर को क्यों ढो रहे हो, नहीं तो जहाज डूब सकता है, जहाज खतरे में है। तो टॉड ने उसमें से जो इंफॉर्मेशन मेन थी वो कागज पे नोट कर ली और उस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया गया। वो शिलालेख था मानमोरी शिलालेख। कई बार क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो कर्नल टॉड ने फिर इंग्लैंड जाकर पुस्तक लिखी और वो पुस्तक राजस्थान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। उस पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखो, एंटिक्विटीज का मतलब होता है प्राचीन घटनाएं और एनल्स का मतलब होता है क्रमिक संकलन, यानी कि प्राचीन घटनाओं का क्रमिक संकलन। इसको अगर हिंदी में कहें, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान की प्राचीन घटनाओं का क्रमिक संकलन।
तो ये जो पुस्तक है राजस्थान इतिहास की पहली पुस्तक है, और यहां इसका ये जो पुस्तक है इसमें राजस्थान के राजवंशों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और इसी पुस्तक में उसने रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार से कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक अपने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस प्रकार के शब्दों का राजस्थान के लिए इस्तेमाल किया है। कर्नल टोड राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं। राजस्थान इतिहास के जनक, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, कर्नल जेम्स टोड। यहां पर अगर हम देखें कि भारत के इतिहास के जनक कौन है, तो हम कहेंगे वेद व्यास। महाभारत की रचना करने वाले वेद व्यास भारत के इतिहास के जनक है। और दुनिया के इतिहास के पिता हेरोडोट्स, प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, वो विश्व इतिहास के पिता कहलाते हैं। तो विश्व इतिहास के पिता हेरोडोट्स, भारत के इतिहास के पिता वेदव्यास और राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड। इस प्रकार से कर्नल टोड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कर्नल टोड ने इसका दूसरा पार्ट जो लिखा है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, एक पुस्तक जो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का ही पार्ट है, जिसका नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मध्य और पश्चिमी राजपूत राज्य। ये भी इसी का एक पार्ट है। उसमें राजपूतों की और समाज की परंपराओं के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए, तो इस प्रकार से यहां पर नामकरण के बारे में हमने पढ़ा कि प्राचीन काल में और आधुनिक काल में कहां पर इसका नाम का उल्लेख मिलता है। अभी हम बात करते हैं कि राजस्थान का ये जो नाम है, ये जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था उस समय किस किस नाम को अपनाया गया और कौन कौन से नाम उस दौरान अस्तित्व में आए। तो चलिए हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के दौरान। जब एकीकरण चल रहा था उसमें कुछ तारीखें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां एक तारीख आती है 25 मार्च 1948, और इस तारीख को पूर्व राजस्थान अस्तित्व में आया था। 25 मार्च 1948 ये राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण था, और इस चरण में इस क्षेत्र का नाम पड़ा था पूर्वी राजस्थान, यानी कि ईस्टर्न राजस्थान। ये जो पूर्वी क्षेत्र है इसको हम पूर्वी राजस्थान कहते हैं। तो इस प्रकार से मत्स्य संघ के बाद में ये जो पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है वो इसके अंदर शामिल हो गया था। तो यहां पर राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ये तारीख 25 मार्च भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एकीकरण के दौरान, यानी कि आजादी के बाद में पहली बार राजस्थान शब्द का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद में 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें इसके अंदर शामिल हो गई थी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 बड़ी रियासतें राजस्थान में शामिल हुई। राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दौरान 4 बड़ी रियासतें जो थी वो राजस्थान में शामिल हो गई। सबसे बड़ी बड़ी रियासतें, जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम था। उसके बाद में यहां पर तारीख आती है 26 जनवरी 1950, और राजस्थान को संवैधानिक दर्जा मिला। यानी कि राजस्थान का ये जो नाम है राजस्थान, इसको संविधान में दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान देश में लागू हुआ था उस दौरान। इसलिए ये भी नामकरण में हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक तारीख आती है 1 नवंबर 1956,
1 नवंबर 1956 1956 राजस्थान, जिसको हम कहते हैं वर्तमान राजस्थान, अस्तित्व में आया था। देखो, वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956, इसलिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को और राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। तो यहां पर ये जो तारीखें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान के नामकरण में आपको इतना पता होना बहुत ही जरूरी है। तो आज हमने राजस्थान का नामकरण पढ़ा है। कल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति, यानी कि जो ग्लोब है वहां पर राजस्थान को अगर हम देखना चाहें तो कहां पर है, कौन सी अक्षांश से कौन सी अक्षांश है। अक्षांश और देशांतर का बेसिक भी पढ़ेंगे कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के बारे में, और कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान से कर्क रेखा कहां से गुजरती है और कर्क रेखा का क्या उद्देश्य होता है। सूर्योदय के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले सूर्योदय राजस्थान में कहां पर होता है, सबसे बाद में कहां पर होता है, ये क्यों होता है, पृथ्वी अपनी दूरी पर कैसे घूर्णन करती है, पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, ये बेसिक चीजें हम जानेंगे। और तब आप बता सकते हो डिग्री किस प्रकार से निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। और जब आपको डिग्री निकालनी आ जाएगी तो आप बता सकते हो कि कौन से क्षेत्र में कितने समय के बाद में सूर्योदय होगा। मैं आपको कहूं कि धौलपुर में सूर्योदय सबसे पहले होता है और जैसलमेर में सबसे बाद में होता है, तो क्यों होता है इसका पता भी आप लगा लोगे। जब आपको डिग्री पता लग जाएगी तो आप ये भी बता सकते हो कि आपके जिले में सूर्योदय और जैसलमेर के सूर्योदय में कितने मिनट का डिफरेंस रहेगा। तो इस प्रकार की बेसिक चीजें अगली क्लास में हम पढ़ेंगे और उसमें आएगा कि ग्लोब के ऊपर राजस्थान की अवस्थिति, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, कर्क रेखा, सूर्योदय, सूर्यास्त, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। उसके बाद में आज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि राजस्थान का भूगोल आप मैप के माध्यम से तैयार करें, और जितना मैप की आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी ज्योग्राफी बहुत शानदार हो जाएगी। आप थ्योरी को पढ़ते हो, ठीक है, थ्योरी होनी चाहिए, नोट्स आपके पास होना चाहिए, अच्छी किताबें होनी चाहिए, लेकिन जब आप भूगोल पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, तो आपके पास मैप होना चाहिए। साथ में एक साइड में मैप रखो और एक साइड में थ्योरी रखो। मैप को देखो, थ्योरी पढ़ो, 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 और उसके डायग्राम बनो, इंटरकनेक्ट करने की उनको कोशिश करो। तब मैं कहता हूं कि आपकी ज्योग्राफी ऐसे अंगुलियों पर रहेगी और आप कभी भूलोगे भी नहीं। कभी थ्योरी को पढ़कर रटने की कोशिश न करें। आजकल क्वेश्चन जो है घुमावदार आ रहे हैं। घुमावदार क्वेश्चन वही स्टूडेंट सोल्व कर सकता है जिसने मैप को दिमाग में बिठा लिया हो। इसी प्रकार से आप इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ें, इसी प्रकार से आप वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ें, और पूरा मैप जो है एटलस आपके पास में होना बहुत ही जरूरी है। नहीं है तो एटलस परचेज कर लें या हाथ से बना लें। चलिए, तो आज इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल 11 बजे।